की हम बात जब कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई, बल्कि बारिश के 2 स्पेल्स आए थे, कुछ इलाकों में 2 स्पेल्स थे, कहीं पर अगर एक था तो ठीक है, लेकिन कई इलाकों में 2 स्पेल्स थे। एनीवेज जी, बारिश का पानी अभी भी सड़कों पर मौजूद है। याद मुझे आ जाती है वो कहानी कि नासिर हुसैन शाह साहब ने भी और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी कहा था कि इस बार बारिश हम मैनेज कर लेंगे, कोई फ्लड का खतरा नहीं है, अर्बन फ्लडिंग का। एनीवेज, अब देखिए ये विजुअल्स हैं कल के। सिंध हुकूमत की बात करें, बल्दिया के नुमाइंदों की बात करें, यानी जिन्होंने काम करना है वो काम करते दिखाई नहीं दिए। अभी जब हम आ रहे थे तो सदर की मसरूफ शारा यहाँ पर भी पानी खड़ा था और ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी, तो जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए सुबह ऑफिस जाता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये शायद बादल छटने और धूप निकलने का इंतज़ाम कर रही है हमारी इंतज़ामिया। बड़े शहर में थोड़ी सी बारिश, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश कितने मसाइल लेकर आती है और फिर उसके बाद में लोगों की जान भी जाती है। तो हमने आज कोशिश की कि इस सिलसिले में कम से कम कोई बात कर रहा है या नहीं, या फिर सबसे ज़्यादा बात कौन कर रहा है, उन्हीं से गुफ्तगू करें, उन्हीं से राबिता करें। हमारा साथ अब देंगे जनाब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? हलीम आदिल शेख साहब, ये जो तारे हैं ना, अब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, अपनी बालकनी में खड़े हो, और फिर ये सारे के सारे मसाइल ना जाते जाते भी लोग इन तारों से ना अब डरने लगे हैं, क्योंकि इनमें बिजली नहीं है, इनमें मौत है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब बताइए कि के इलेक्ट्रिक से सवाल कौन करे? अब बताइए कि अगर वो ये कह दें कि नहीं जी इतने बड़े शहर में कुछ मसाइल तो आते हैं, तो ये बात काफ़ी होगी क्या? देखिए किरण, मैं समझता हूँ कि हम जो कहते थे किलर इलेक्ट्रिक, आप भी कहते होंगे, वो साबित हो चुका है। पहले ये फरमाते थे कि जी जब भी मुझे कहते कि जी कुंडा लगा रहा होगा, डंडा लगा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, थंबे को चिपट गया होगा। बहुत सारे ऐसे वाकयात नहीं है। इनकी नाअहली, इनकी नाकामी, चूंकि इन्होंने जो जब 2009 में अबराज ने लिया, 2006 में जब इन्होंने दूसरी कंपनी के पास था, इन्होंने कहा था $2 मिलियन हमने सिस्टम पे खर्च करने हैं। सिस्टम पे खर्च करने के बजाय ये यहाँ से अरबों रुपए चुरा के, ओवर बिलिंग करके, लूट के, खून चूस के कराची चले गए। कल वाला वाकया जो रमजान साहब का आपने बताया, मरहूम रमजान साहब का, कल मैं वहां पहुंचा था, जैसे पता चला खुद वहां पहुंचा, तो वो ये है किंगरी हाउस पीर पगारा के घर के साथ केडीए स्कीम, वीआईपी एरिया की तारें भी, मतलब कच्ची आबादी को तो ये गाजर मूली समझते हैं, ठीक है मर जाए जी जाए अल्लाह माफ करे, ये सोच बन चुकी है इनकी। वहां तो बच्चे भी मर जाते, कहते हैं कोई नहीं खुद कर लिया। उस एरिया में बुजुर्ग गुजर रहे थे वहां से, इन पे तारगिरी जो आपने दिखाया, और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक तार सीधी करने वाले कोई नहीं था। और उसके बाद इसमें कहा किसने डंडा लगा लिया, किसने कुंडा लगा लिया, चूंकि इनका सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है। इन्होंने तारें चोरी कर ली हैं, इन्होंने अपने सिस्टम पे पैसे नहीं लगाए हैं, सिर्फ पैसे लूटने पे इन्होंने जोर रखा है। और बात यह कि आज तो इनके पास सब कुछ है ना। देखिए, हमें मिलाइन करने की लोग कोशिश करते हैं, इनके पास गैस मौजूद है वहाँ पर, इनके पास फर्नेस ऑयल मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि इजाफी गैस से मुतालिक आपने भी पहले हमारे शो में गुफ्तगू की थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो कल का बयान था उमर अयूब साहब का, मैं चाह रहा हूँ उस पर कमेंट आपसे मैं लूँ, क्योंकि जो बात उन्होंने की कि हम इजाफी बिजली देना चाहते हैं, वी हैव द कैपेसिटी टू डू दैट, लेकिन वो सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिक का, आप निशानदेही उसकी कर रहे हैं। सर, इस वक्त इस बात की निशानदेही करना अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले कभी के इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि हम दे सकते हैं, आप सिस्टम बनाइए? क्या लिखा गया है कभी बाकायदा तौर पर विफाक की तरफ से? आते ही हमारी गवर्नमेंट आते ही नेपरा ने उसको कहा कि आप बताइए के इलेक्ट्रिक को। देखिए, अगर हम लोग इनके से मिले हुए होते ना, जो पहले होता था, तो क्या होता कि हम कुछ ना कहते। पिछले साल जब लोग बेचारे मर गए थे, नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, हम मिल नहीं गए, हमने कोई इसके साथ वो मुका नहीं कर लिया। आते ही हमारी गवर्नमेंट नेपरा ने, पहले तो नेपरा वाले भी वही लोग पुराने दौर के बैठे थे जो मिले हुए थे, जब नेपरा के नए चीफ आए जो बिल्कुल एक न्यूट्रल थे, मेरिट के ऊपर आए, उन्होंने आते ही के इलेक्ट्रिक से, मैं पूरा जवाब दे दूं प्लीज। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को लिखा, उन्होंने के इलेक्ट्रिक से पूछा, के इलेक्ट्रिक को डंडा, मतलब उनको प्रेशराइज किया कि अपना सिस्टम एज पर योर एग्रीमेंट उसको अपग्रेड करें। तो जो ग्रिड स्टेशन इन्होंने लगाने थे 2010 में, 2009 में, वो अब ये लगाना चाह रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में, 2009 से लेके पिछले साल इन्होंने बस के इलेक्ट्रिक। शेख साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, बात भी कर लीजिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए। देखिए, पिछली बारिश भी बिल्कुल ऐसे ही गुजरी है, इसी किस्म के वाकयात के साथ गुजरी है, इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ।
तो फिर उस सब के बाद में देखिए चेंज तो आना चाहिए था, तब्दीली तो आनी चाहिए थी, बेहतरी आनी चाहिए थी। चलिए तब्दीली नहीं कहती, बेहतरी कह देती हूँ। हमको इस बार भी ऐसी एहतजाज करना पड़ेगा, आपको इस बार भी मीडिया पर आना पड़ेगा, चैनल्स पर आना पड़ेगा, उनके खिलाफ FIR काटी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। सर बात शोर से आगे कब बढ़ेगी? मेरे शहर का, आपके शहर का, इस मुल्क के लोगों का शिकवा दूर होगा सर, तो हम मानेंगे कि वाकई फिर आई है तब्दीली, फिर आई है बेहतरी। ये तो एक सीजन के बाद सर दूसरा आ गया, वैसे ही आ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आ रही है कि इससे पहले किसी ने इनसे सिर्फ हिसाब किताब तो लिया, माजरत के साथ इनसे डील्स तो थी, इनसे भत्ते तो किए, किसी ने इनको कहा नहीं सब कुछ करने को। आज अगर पिछले साल लोग हुए तो के इलेक्ट्रिक को कहा नेपराने के इन पे केस काटो, FIR कटवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कटवाई। आज हम खड़े हैं और उनको प्रेशर किया जा रहा है कि सिस्टम अपग्रेड करें, ग्रिड स्टेशन लगने हैं। ग्रिड स्टेशन ये नहीं है कि स्विच ऑन कर दो ऑफ कर दो, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रिड स्टेशन का लगना एक लंबा प्रोसेस है। अगर ये 4 साल पहले शुरू होता, लग चुका होता, 6 साल पहले लग चुका होता, 10 साल पहले शुरू होता, लग चुका होता। अब हमने इनको और चूंकि एक एग्रीमेंट में बांधा हुआ है इन्होंने। मैं दोबारा आप कहूंगा, आप कहेंगी LNG, रेकोडिक, के इलेक्ट्रिक, ये वो एग्रीमेंट है जो जब भी हिस्ट्री में इनको, हम भी उठाएंगे इंशाल्लाह, इमरान खान साहब उठाएंगे और बेनकाब करेंगे कि लोगों ने अपने जाती गेम्स के लिए पूरा शहर यही कह रहा है इस वक्त। शेख साहब प्लीज साथ रहिएगा। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बताइए कि कराची के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, के इलेक्ट्रिक के सारिफ के लिए सिर्फ दिलासा है, आंसू है, खुद ही टिश्यू पेपर ले, साफ कर ले, बैठ जाए, फिर से रो ले। सीजन पर सीजन आते जाएंगे, शिकवा ही बदल जाए, कम से कम हालात थोड़े से बदल जाएं, हम किसी नए प्रॉब्लम की तरफ चले जाएं, कम से कम यही हो जाए। कराची का शहरी तो इस वक्त यही कहता है। थैंक यू सो मच किरण। देखिए आपने जो बातें कही किरण, ये हम तकरीबन, मेरी भी 12 साल असेंबली की सियासत है, 12 साल बता रही हूँ। इससे पहले तो हम जब भी कराची में होता रहा वो तो अलग है, लेकिन एज ए MPA मैं आपको बता रही हूँ। और आपने जो भी कहा ना कि टिश्यू पेपर भी लोगों को कहाँ अवेलेबल है, गरीब लोग बेचारे। तो यहाँ जो कराची को इसलिए हम रोते हैं ना किरण कि कराची कैपिटल है, हब है, नहीं तो कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध की यही हालत है। हर शहर में, हर गांव गोड में बारिश होती है या जो कुछ होता है तो भैंसें भी मरती हैं, जानवर भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, और वहाँ जो हालत है उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना। ये सिंध हुकूमत तो इस वक्त भी, हम और आप बोल रहे हैं ना चैनल पे, आप भी दर्द बयान कर रही हैं, समावी खिदमत कर रहा है अवाम की, लेकिन जो उनकी असल खिदमत करनी है, जिनके लाखों वोटों से लेकर बैठे हुए खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, स्टैंड बाय जनरेटर से चल रहा है, पता ही नहीं है कब बिजली आई कब गई, क्योंकि नौकर चाकर सब है बाहर। टैंकर भी आ जाएगा, 4-4, 5-5 टैंकर भागे भागे उधर जाते हैं पानी। गरीब के पास बाल्टी में पानी नहीं, लोटे में पानी नहीं है, उसको न बिजली है, अंदर घरों में हालत इतनी है कि हब्स के मारे, मेरे घर में कल रात 8 घंटे लाइट नहीं थी। सोचें हम तो चले साहिबा, बहुत से ऐसे इलाके जहां 12-14 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग, जिसे वो कहते हैं लोड शेडिंग नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन नुसरत साहिबा, जब हम ये बात करते हैं, और ज़ाहिर है ये बात हम आज नहीं करें, बात हम कई सालों से कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के मसाइल से मुताल्लिक, लेकिन जब हम के इलेक्ट्रिक को सुनते हैं हमें लगता है अच्छा वो तो ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं फर्नेस ऑयल का मसला है, वो ठीक बात करते हैं, वो एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, वो कहते हैं हम कुंडे उतारने जाते हैं, हमें मज़ामत का सामना करना पड़ता है, हम कहते हैं ये भी ठीक बात कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि तो हमारे अंडर आते नहीं है, हम कहते हैं अच्छा ये भी ठीक बात करें। हम विफाक के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने इजाफी बिजली देने की ख्वाहिश की, हमने गैस दी, हमने फर्नेस ऑयल दिया, मसला हल। हम कहते हैं अच्छा ये भी ठीक कह रहे हैं, ये सब ठीक कह रहे हैं, गलत कौन है फिर? मैं बताती हूँ ना गलत कौन है। यहाँ पर गलत खुद ये है, पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक, इनके पास अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? अगर इनको कुंडे उतारने और उधर करने का मसला हो रहा है तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? और हुकूमत की सपोर्ट क्यों नहीं है? आपकी मैं बताती हूँ, उधर भी आपका 30-30 अरब का प्रॉफिट जाता है। आप टपाल को देते हैं बिजली, आप लॉन वालों को देते हैं, कौन सी लॉन है, गुल अहमद लॉन, उनको बिजली देते हैं क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट पर वहां से पैसा मिलता है। इसके बाद वफाक भी इसका पूरा जिम्मेदार है। 2 साल हो गए ना, अभी 2020 में नए फीडर बन जाएंगे, यानी 2022 में 2 साल और अगर ये पीछे ले जाओ, अगर इससे पहले आपको लगता है बन जाएंगे? सुने रियलिस्टिकली, मुझे बात करने दे 2 मिनट। शोएब, मैं आपको कुछ हकीकतें बता रही हूँ। जो 4 घंटे की मीटिंग गवर्नर हाउस में हुई थी ना, उस 4 घंटों में हमें जो सुनने को मिला है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लोग कुछ इन्होंने जो हमें बातें बताई, हाँ सिंध हुकूमत जमीन नहीं दे रही। सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही जमीन?
सिंध, क्योंकि वो लोग कराची को चूस तो रहे हैं, ओन तो कर रहे हैं। उमनी को भी जमीन दे देंगे, बहरिया को भी जमीन दे देंगे। हाँ, कराची के अवाम के दुख दर्द जो तीनों सूबों को पाल रहा है, उसके लिए कहीं जमीन नहीं है। यहाँ पे टप्पी ने जमीन कब्जा कर लिया, या अनवर राव ने जमीनों पे कब्जे किए हुए, या इनके अपने मोराई ने, पता नहीं काका ने, वो कनासरों ने, वो कदवाई ने, इन सब ने जमीनों पे कब्जे किए हुए। लेकिन इसको केसी को, के इलेक्ट्रिक को नहीं मिलेगी जमीन की, चलें अपने फीडर लगा ले। तो भाई वफाकी तौर पर नेपरा भी तो था, वफाक में पहले नून लीग की पेपर्स, हमारे सदर थे सिंध से जरदारी साहब, क्यों नहीं एफर्ट्स लिए? सिंध की आवाम को क्यों नहीं हमें रिलीफ दिलवाया? सब चोर हैं, सब खाते हैं, यहीं का खाकर कराची को चूस कर, पाकिस्तान को चूस कर, बाहर अपना पैसा डाल के फिर बाहर जाकर अयाशियां करते। कराची की आवाम मरे जाए भाड़ में, चले जाए, लियारी कोई चला तो जाए। सब साईं मुराद अली शाह उठो, उठो, नुसरत समा टीवी से पुकारी, खुदा का वास्ता उठो, दूसरे बार वजीर आला हो। कराची जैसे कैपिटल सिटी को नहीं संभाल पाते, अपने हल्के को क्या संभालोगे? लड़कानों को क्या संभालोगे? यहाँ के लोग आपको पुकार रहे हैं, आप झूठ बोलते हो क्या? वफाक की जो जिम्मेदारी है वो अपनी करे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? बस कराची के अवाम को छोड़ दो, मर जाए माँ, बच्चों के जिस्मों पर इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए, खारिश कर करके गर्मी में उनकी हालत खराब हो रही है, लोग माएँ सीना पीट रही है, कहाँ जाए? सड़कों पे निकल कर बेपर्दा खवातीन रोए रही है, चीख रही है, किसी को नजर नहीं आता हम कहाँ हैं? ये पाकिस्तान है या हम कहाँ किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है? इतना बड़ा कैपिटल सिटी जिसके इतने बड़े रेवेन्यू दे रहे हो, और वहाँ की हालत ये है कि जरा सी बारिश हो जाए और जनाजों के लिए, गुस्ल के लिए, वो भी बाहर बारिश का पानी उठाकर उनको गुस्ल दिया जा रहा है। शर्म करो। WHO वालों को अब हम क्या जवाब दें कि इन गटर के पानी से हम हाथ धोकर अपने मुर्दों को गुस्ल दे रहे हैं, तुम्हारे कोरोना को हम कैसे भगाएंगे? अच्छा, झूठ बोलते, सब खा रहे हैं किरण, ये सब खा रहे हैं, बैठे हुए सारी जमातों ने खाया है। लेकिन पाकिस्तान हो, MKM लंदन हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, और अब PTI भी ड्रामा कर रहे हैं। क्या करेंगे PTI? क्या किया उमर अयूब ने? 2 साल क्यों नहीं आया सिंध? 2 साल क्यों नहीं पहले उन्होंने इस चीज को हैंडल किया? जो 2 साल पोर्टफोलियो लेने के बाद आपको सिंध का ख्याल आया? बहुत दुरुस्त सवाल है, जवाब दे दिया। मैं सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन ये सवाल इस वक्त करना ना हलीम आदिल शेख साहब से बनता है। पोर्टफोलियो संभालने के बाद से अब तक उमर अयूब साहब क्या कर रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब? और ये कि अगर वो कंक्रीट कुछ करें, बेहतर अंदाज में कुछ काम करें, जैसे अगर ये मैं कह दूं कि वो मसाइल सुलझने की तरफ चले जाएं, अगर वो कुछ ऐसा करें तो मेरे ख्याल में आपको ना FIR के लिए बैठना पड़ेगा, ना आपको एहतजाज करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए, नुसरत अब्बासी मेरी बहन है, हमारी हीरो है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो उनको, अपनी बहन को मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, वो जो कहें वो जायज़ सर तस्लीम खम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब को भूले नहीं हुए कराची को। उमर अयूब साहब को हाजिरियां लगाने से कुछ नहीं होता। और अगर इतने गैर मुतमईन होते तो पिछले हफ्ते पीर साहब पगारा से साईं सदरुद्दीन शाह राशदी साहब से मुलाकात हुई थी, गवर्नर साहब, असद उमर साहब, मैं खुद उसके अंदर गया था। तो लाजिम बात है, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है वजीर आजम पर, फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है उसमें सारे वज़रा, हमारी बहन है, इनको सब जायज़ है, ये कहें मैं इनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उमर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अगर देखिए पॉइंट वैलिड होगा तो आप उसको वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे भी आप उससे इत्तेफाक ही करेंगे, इख्तिलाफ नहीं कर सकते। शेख साहब प्लीज रखिए इस बात को भी ज़हन में, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। किरण, मेरा ख्याल है कि जैसे बात करते मुझे बात करने दीजिए, तो मैं कहूँ, नहीं तो आप बात कर लीजिए बेशक। अगर आप बात कर लीजिए, मेरा ख्याल है मैं कर चुकी, मैंने दे दिया आपको मौका, प्लीज बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो हमारी जात पे बात की उसके ऊपर मैं जवाब नहीं दे रहा, बाकी हमारा उनका एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध की जंग लड़ रहे होते हैं, तो बात यह कि उमर अयूब खान जो कर सकते हैं, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वफाक की कोई एंटिटी नहीं है, कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को वगैरह कोई कंपनी नहीं है, वहाँ अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया जा चुका है और हाथ बांध दिए जा चुके हैं। फिर भी नेपरा के पहले चीफ को उन्होंने अपना टाइम पूरा करना था। नए नेपरा के चीफ आने के बाद इनकी नेटिंग ट्यूनिंग शुरू, एक रोज में चीजें ठीक नहीं होती हैं, एक रोज के अंदर तो सर थोड़ा शेयर तो करें वो ट्यूनिंग, 2 साल से वो ट्यूनिंग जो नेपरा कर रहे हैं वो शेयर तो करें। भरपूर ट्यूनिंग हो रही है इनके साथ, इनको नहीं बख्शा जा रहा है। तो नहीं है सर, नए ग्रिड स्टेशंस के सर सवाल भी ले लीजिएगा प्लीज, सर सवाल भी लीजिएगा। अगर के इलेक्ट्रिक ने नए ग्रिड स्टेशन नहीं लगाए और आपने कहा आते साथ हमने कहा था, तो नेपरा ने क्या किया? खुला छोड़ दिया उनको, कुछ नहीं कहा, पूछा नहीं बार बार। मैंने आपको मेरे ख्याल पहले बता चुका हूं, नेपरा के नए चीफ ने आते ही उनको खत लिखे हैं, उनको बुलाया। सर खत से आगे बढ़ जाइए,
उसके बाद क्या किया? कब्जा कर ले जाके? एक बताइए, ऐसा नहीं होता। क्या हम जाके के इलेक्ट्रिक पे कब्जा कर लें? आज मैं कराची में सबको कॉल दूं, चलिए आप चलें, हम जाके घुस जाते हैं के इलेक्ट्रिक के अंदर। देखिए इदारे होते हैं ना, क्या करते हैं, आगे गिरफ्तार कर ले, म्युनिसिपैलिटी को खंबे पे टांग दे, म्युनिसिपैलिटी को सर हम प्राइवेटाइजेशन पे जा सकते हैं, नेशनलाइजेशन पर नहीं जा सकते इस वक्त। ऐसा नहीं होता। 2 मिनट मेरी बात सुन ले आप। देखिए ऐसा नहीं होता, नहीं देखिए बात करने दीजिए आप लोग। आप जब जो आपकी मतलब की बात में एक जवाब देने दीजिए, हमारा हक है कि आप जवाब दें। हमने फेडरल गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को रस्सा डाला है, के इलेक्ट्रिक से नेपरा पूछ रही है, के इलेक्ट्रिक से सारे एग्रीमेंट बुला रही है, उस पर इंक्वायरी करा रही है, और मैं बता रहा हूँ नए FIA भी इस पर इंक्वायरी करेगी और इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक को हम वापस लेंगे। इन्होंने तो 2023 तक लिख के दे दी है। ये सिंध के हुक्मरान इसी आसिफ जरदारी साहब ने आरिफ नकवी को 2009 में अबराज को दी थी, 2011 में उसको सितारा इम्तियाज दिया था। ये अब चीजों को ठीक किया जा रहा है। उस रोज हम समझते थे कि फर्नेस ऑयल मौजूद है, गैस मौजूद है, एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है, वो कहते और बिजली चाहिए और देने को तैयार है। सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये प्राइवेट एंटिटी बनी हुई है, इसका इख्तियार उस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। नेपरा जो कर सकती है उससे ज्यादा कर रही है, उमर अयूब खान जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सही है, साथ रहिए। के इलेक्ट्रिक को ये नहीं हो सकता हम फांसी लगा दे, हम इनको कत्ल कर दे, ये नहीं हो सकता। भाई नुसरत सर अब्बासी साहब ये कह रहे हैं क्या करें, ये शेख साहब पूछ रहे हैं कि क्या करें, वहां जाके हमला कर दें, कब्जा कर लें, किसी को फांसी पे लटका दें, क्या करें? ये जरा हेल्प कीजिए नुसरत सर अब्बासी, जरा हेल्प करें PTI की, जरा हेल्प करें हलीम आदिल शेख साहब की। ये इनको समझ में नहीं आ रहा सोल्यूशन। मैं बताती हूँ, मैं सोल्यूशन जो है वो हमने चला दी है, जो सोल्यूशन हो सकता है। नुसरत साहब बात करें प्लीज। हलीम साहब लेट नुसरत साहिबा टू रिस्पोंड। देखिए जी, अब आ जाइए, हमारे भाई कह रहे हैं कि उस दिन वफाकी हुकूमत के सब आए किंगरी हाउस और उन्होंने, भाई वो एक अलग सिलसिला है, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमेशा रहेंगे। हमने कब बोला है कि हम आपसे अलग हो रहे हैं? हम आपके इत्तेहाद में रहकर आपके साथ ये जंग लड़ेंगे उन इदारों के खिलाफ, और लड़ रहे हैं। क्या मैं आपके कल परसों धरने में साथ नहीं थी, असेंबली में आपका साथ नहीं देती? लेकिन जो सच हकीकतें हैं वो तो दुनिया को बतानी है ना, कि 2 साल में उमर अयूब को मैंने आपकी मीटिंग में कहा कि 2 साल आप क्यों नहीं आए? वहाँ सिर्फ के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे नहीं थे, वहाँ हेस्को था, वहाँ सेप्को था। हेस्को सेप्को में यहाँ पर वफाकी मुलाजिम है या नहीं है? वफाक का इदारा है नहीं। 2 सालों में अगर ये तो प्राइवेट है, चले के इलेक्ट्रिक आपने कहा प्राइवेट, इस पाकिस्तान में किसी प्राइवेट इदारे पर पाकिस्तान का कोई गिरफ्त नहीं है, वो उसको कुछ नहीं कर सकती। ये सारी दुनिया सुन ले। इसीलिए मैं कनाडा के वजीर आजम को बुला रही हूँ कि जब जो भी पाकिस्तान में प्राइवेट होगा इदारा, उस पर न वफाकी हुकूमत का जोर चलेगा न सूबाई हुकूमत का। ये एक वर्ड सुन लिया। जो भी प्राइवेट इदारा होगा हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसमें उनके अंदर माफिया बैठी हुई हो, किसी भी पार्टी की माफिया बैठी हुई हो, दहशतगर्द हो, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो वफाकी, वो प्राइवेट हो गया। एक चीज सुने, हेस्को और सेप्को किसके अंडर में आते हैं? बिल्कुल, सेप्को किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं। आऊंगी शेख साहब आपके पास आऊंगी। अगर मुझे जी प्लीज बात करें, मैं एक मिनट, मैं उन्हें कह रही थी कि मैं आपके पास आऊंगी। अंडर में आते हैं वफाकी हुकूमत में। ये तो गवर्नमेंट का इदारा है ना। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। ये कराची के इलेक्ट्रिक साइड में कर दिया मैंने। अब आते हैं हैदराबाद से लेकर पूरा आगे सिंध, ठीक है? हेस्को सेप्को 2 सालों में हम इंटीरियर में गांव के लोग रो रहे हैं, हम लोग तड़प रहे हैं। हमारा ट्रांसफर उतरता है तो महीने ट्रांसफर नहीं लगता, ट्रांसफार्मर नहीं लगता। वहाँ हमारे घरों में ये तमाम बातें अपनी जगह। नुसरत साहिबा क्योंकि वक्त कम है, मुझे बताएं 2 सालों में उमर अयूब अभी क्यों आए? ठीक है, ये आपके सवाल, लेकिन मैं एक सवाल, मैं आपका साथ दे रही हूँ कि चलें। मैं एक सवाल आप दोनों के सामने रखता हूँ, ठीक है? आखिरी सवाल, ठीक है नुसरत साहिबा क्योंकि वक्त कम है, आखिरी सवाल एक जुमले में अगर दोनों जवाब दे दें। एक सवाल पहले नुसरत साहिबा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हलीम साहब आप नेशनलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज नहीं कर सकते? नुसरत साहिबा पहले आप। कर सकते हैं, यही तो बात है। जो इदारे आपने प्राइवेट करके आजमा लिए, अगर उसके अंदर ऐसी माफिया है कि जिसको जो यहाँ पर कराची से 30 अरब कमाए टपाल को और गुल अहमद को दे और पता नहीं मनपसंद लोगों को ऐसा बनता है। हलीम साहब आप भी प्लीज, लाशें उठाएं। आपने कहा ना क्या करें, नेशनलाइज करें, ठीक है? नुसरत साहिबा इसको वापस अपने अंडर लाओ, अपने अंडर लाओ। हलीम आदिल शेख साहब ये सजेशन नुसरत सहर अब्बासी की भी है, अपने अंडर लेकर। आपने कहा ना मैं क्या करूं, हुकूमत क्या करे? अब जवाब दीजिए, नेशनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? 3 बातें हमने कहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। समंदर की 7 तहें में भी वो एग्रीमेंट है, तो वो ठीक है नुसरत साहिबा, हलीम आदिल शेख साहब का जवाब लेते हैं।
नुसरत अगर बराए अगर खामोश हो जाइए तो मैं बात कर लूं। तो हमने आपने मेरे गलत आप मुझसे वो कर रहे हैं कि हमने कहा नेपरा सब कुछ कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। नुसरत बहन से एक सवाल करता हूं, अपनी फेडरल मिनिस्टर सर पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत सोच रही है के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज करने से मुताल्लिक? वाह हलीम भाई, इतना आपको साथ दे सपोर्ट करें फिर भी ताना कि आपकी फेडरल मिनिस्टर, तो भाई आपकी कैबिनेट में लेना काम उनसे। हलीम शेख साहब अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपका मौका आ जाएगा, आपकी हुकूमत का मौका आ जाएगा। नुसरत साहिबा प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिएगा, उन्हें जवाब देने दें। हलीम शेख साहब, नेशनलाइजेशन मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक की नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक को इंशाल्लाह हम ही ठीक करेंगे। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। आपने कहा ना क्या करें, मैंने आपके सवाल पे कहा था कि हमें जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आपने तो हमसे पूछ लिया था क्या करें, कुछ नहीं कर रहे हो, इतने खतरनाक ऑप्शन दिए थे। तो मैं कहता हूं चले हमला कर देते हैं। दूसरा मैं कहता हूं मेहदी नुसरत से हमला ना कीजिए, ठीक कीजिए। मौजूद है, हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है। क्या उन्होंने उस तरीके जैसे हमारी बहन नुसरत यहाँ बात करती है, क्या फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कैबिनेट में बात की है? क्या उन्होंने खड़े होकर बात की है? उन्होंने तो की है ना। जीडीए फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, जीडीए कैबिनेट के अंदर बैठी है। जीडीए सर यूं तो फिर एमकेएम आपका हिस्सा है, सवाल एमकेएम का फिर आपसे हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हलीमा शेख साहब, नुसरत ज़हरा बासित साहिबा और आप दोनों साथ मौजूद हैं। किरण, दोनों ने ये कहा है कि नेशनलाइजेशन होनी चाहिए के इलेक्ट्रिक के। दिस इज द नीड ऑफ टाइम। वेलकम बैक, मेड इन पाकिस्तान। धूम है जनाब पूरी दुनिया में। तो आज हमने सोचा इसी पर बात करेंगे। आपको याद तो होगा पहले हमने बहुत शोज किए थे वेंटिलेटर की पाकिस्तान में तैयारी से मुताल्लिक, और उसके साथ साथ जो किट्स हैं वो भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला पाकिस्तान को कोरोना के अलावा क्या है, वो है टिड्डी दल का। क्योंकि ज़ाहिर है उसके बहुत से हमले बहुत से इज़ला में हुए, काम तो हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हम अगर बाहर से जहाज़ लाएं और फिर स्प्रे करें तो वो मुश्किल तो हो जाता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान में ड्रोन तैयार हो जाए और वो स्प्रे करे तो क्या ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वो खर्चा भी कम हो जाएगा और ज़ाहिर है इट्स मोर इफेक्टिव एज वेल। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने किसानों की सहूलत के लिए कारनामा अंजाम दिया है और जदीद ड्रोन तैयार कर लिया है। इस ड्रोन की मदद से टिड्डी दल के खात्मे के लिए सहूलत के साथ साथ स्प्रे भी किया जा सकेगा। और जाहिर है फिर कह देते हैं हम मेड इन पाकिस्तान। अभी जो मेड इन पाकिस्तान का हम इतना तस्करा कर रहे हैं, और जाहिर है इसका सेहरा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, फवाद चौधरी साहब को। तो चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं फवाद साहब, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप अभी तो ज़ाहिर है मेरे मंडे को जो खान साहब ने इफ्तिताह किया वेंटिलेटर्स को हैंड ओवर करना एनडीएम में, कि उसी पर माशाल्लाह इतनी अप्रिसिएशन आप लोगों को मिल रही है। आप ही ने हमारे शो में लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट शो में हम बात करेंगे इस पर, और नाउ दैट इज़ द डे टू डे कि हम इस पर बात करें। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इनिशिएटिव कब लिया गया, प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन हुआ, इसका कौन कौन इसमें शामिल हुए, और आप व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान इसमें काफी एडवांस है। ओके। और काफी अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है इसके ऊपर सबसे पहले दुनिया में ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, और जो उसकी जो हमारी एबिलिटी है, हमने बहुत पहले ड्रोन की हासिल कर ली थी, लेकिन वो डिफेंस ड्रोन्स की थी। अब लेकिन हुआ ये है कि जो ड्रोन्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बन गया है दुनिया में। तो आपके पिछले प्रोग्राम में मैं आपको कहा था कि जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा, वो है हमारा कि जो हम एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के फॉर्म्स हम डेवलप करेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारा जो छोटा काश्तकार है, 2.5 एकड़ का, 5 एकड़ का, 12.5 एकड़ का, उसको हम पूरा एक टेक्नोलॉजी पैकेज बना के देंगे फार्मिंग के लिए। उस मंसूबे के ऊपर काम जो है वो आप बिल्कुल जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो ड्रोन्स हैं ये भी उसी प्रोजेक्ट का जो है वो एक हिस्सा होंगे, जिसमें हम जिस तरह से हमारी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, जो हम टैंक बनाते हैं, हम तोपे बनाते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें बनाते हैं। अब हम अपना एक एग्रीकल्चर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनाएंगे, हम लेजर लेवलिंग मशीन्स बनाएंगे, हम अपनी जो वाटर सेंसर्स है वो बनाएंगे, ताकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको हम मॉडर्नाइज कर सके। क्योंकि देखिए फ्रैंकली आगे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रूटीन का
आलू मटर गाजर बेच के तो हम कभी भी अपनी एग्रीकल्चर को स्टैंडर्ड पे नहीं ला सकते। लिहाजा हमें हाइब्रिड की तरफ जाना होगा, हमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, हाइब्रिड की तरफ जाना है। और ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जो किसान है, और स्पेशली मैं कहूँगा कि अपने जो नौजवान लड़के लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप दो जो एरियाज हैं उनको ज़रूर आगे मद्देनजर रखें, अगले 10 सालों में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो एग्रीकल्चर है और हेल्थ है। ये दो एरियाज जो हैं इनमें बहुत काम होना है। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अपने छोटे फॉर्म्स डेवलप करने की तरफ आए और अपने लिए जो हेल्थ की एक बहुत बड़ी उसमें बहुत एवेन्यूज हैं वो खुलेंगे, उनको जो है वो ज़रूर देखें। और इसमें जो है वो आपका पूरा कैरियर प्लानिंग जो है वो इसमें बड़ी ज़बरदस्त हो। सर ये तो हो गई बात, मुझे मैं ना बिल्कुल एक हारी एक किसान के लिए पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि देखिए एक आम तासुर तो ये है ना कि भाई टेक्नोलॉजी होगी तो फिर उसका मतलब ये कि बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और एक किसान आज भी यही सोचता है कि थोड़ी सी मेरे पास ज़मीन है तो इस पे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरी खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे आप, ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, ये महंगी तो नहीं है, और ये कब तक मार्केट में अवेलेबल होंगी सर? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आइडिया है ना, तो हमारा वो आइडिया मेरा ये है कि हमने 3 जो यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनको हमने इन्वॉल्व किया। उनके हम जो तमाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो उनके बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको शामिल करके हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। वो कंपनी जो है वो इन फॉर्म्स में जो फार्मर उसके साथ पार्टनरशिप करेगी। और जो लैंड है वो फार्मर की होगी, उसके ऊपर खर्चा, उसके ऊपर सारा जो ये प्लानिंग करनी है वो सारी की कंपनी करके देगी। क्योंकि हमारी जो किसान है उनमें ये भी तो भी प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि वो ड्रोन खुद इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं करेंगे। लिहाजा इस कंपनी को हम ये इक्विपमेंट सारे देंगे, ये अपना प्लान करेगी कैसे करना है, क्या करना है, और वहाँ पे हम बीज से लेकर के पैकिंग करने तक पूरा यूनिट फॉर्म के साथ जोड़ेंगे, और ताकि वो फॉर्म जो है वो पूरा फिर उसको सर्टिफिकेशन भी मिल सकेगी, और वो फॉर्म पूरा एक समझिए कि आप पूरी आपकी इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर आप नेट से 2 करोड़ पहले साल का वो बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक। अच्छा फवाद साहब, जिस ड्रोन पर आज हम ज़ाहिर गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया, थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशंस भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सबसे बड़ा ड्रोन कहा जा रहा है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस के स्प्रे करेगा। ये कितना एकड़ रकबा होगा और उस पर स्प्रे कर सकेगा, खर्चा कितना आएगा, कितना फ़ायदा किसान को इससे होगा, ये भी स्टैट्स शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये जो अभी ड्रोन बनाया है NRTC ने, ये एक मॉडल ड्रोन उन्होंने बनाया है और बताया है कि इससे स्प्रे हो सकती है। लेकिन हमारे पास कामरा में भी ड्रोन जो है वो बन रहे हैं, और वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो भी बहुत एडवांस फैसिलिटी है। सो ये जो इसी तरह नस्ट ने अपना एक ड्रोन डिजाइन किया है, वो अपना बना रहा है। तो जब हम इसी कमर्शियल में जाएंगे, और अभी हमने एक MOU एक प्राइवेट कंपनी, पाकिस्तानी लड़के हैं और बहुत बच्चे हैं, साथ मिलकर फवाद साहब डिस्ट्रॉशन है, टेक्निकल मसला है, हम ट्राई करते हैं इसको फिक्स करें। नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं, फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान ड्रोन की, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जहां पर टिड्डी दल का हमला हुआ हमने वहां पर देखा स्प्रे हुआ, लेकिन अभी जो है वो मेड इन पाकिस्तान जो ड्रोन है तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि इसके स्पेक्स के ऊपर भी उन्होंने बताया, और साथ में उन्होंने एक बड़ी पते की बात बताई है, बड़े अच्छे करियर काउंसलर भी बने वो कुछ देर के लिए। ये बड़ा अच्छा करियर, उसके साथ हेल्थ और ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो बच्चे अब एजुकेशन में जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इन 2 शोबों को जो है ना खास तौर पर फोकस बना सकते हैं। आने वाले 10 साल इस ज़मीन में बहुत काम हो रहा है। याद तो मुझे खान साहब का वो जुमला फिर आ जाता है ना, मुर्गी और कट्टे, वो जाहिर है उस पर भी फोकस है। इन्होंने तो उस एग्जांपल को वाज़ेह कर दिया, वाज़ेह के एक्सप्लेन किया। फवाद साहब सॉरी आपकी बात कटी थी, प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं आपसे सवाल भी करता हूँ। ये मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान हमारे बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, उनकी अपनी एक कंपनी है। तो आज या कल हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वो कंपनी हम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, और NDMA को हम ये दे रहे हैं कि जो लोकस्ट के ऊपर
हम ड्रोन्स के जरिए जो है उसके ऊपर जो स्प्रे करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे मुमकिन है। और वो इंशाल्लाह ताला हम अगले 2 हफ्तों में ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। सही सर, माशाल्लाह इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। ज़ाहिर मुंतखब नुमाइंदे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा जब इलेक्शन होगा आपको तो हल्के में जाने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बाकी मुंतखब नुमाइंदे वो उनको मसला होगा फवाद साहब, क्योंकि ज़्यादा पॉलिसी ज़्यादा काम तो गैर मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कर रहे हैं। नहीं, बात ये होती है कि काम करने का मौका जो है वो होता है। अब आपका अपना एक कह लें कि विजन है, सोच है कि आप किस तरह से उसको आगे लेके चलते हैं, किस तरह से आगे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सपोर्टिव हैं। जब भी आप काम करें प्राइम मिनिस्टर को आप कहें, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह वो तो हमारा इनहेरेंट सिस्टम जब तक खराब है उसको हम रिफॉर्म ना करें, उस वक्त तक आप जो है वो कैसे उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल उस रिफॉर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कदम उठाया है। देखिए, वो हमें जितनी तेजी से जाना चाहिए उस तरफ हम उतनी तेजी से उस तरफ नहीं गए, और हमें फौरी तौर के ऊपर जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, अभी भी कमेटी जो है वो बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने और उनको किया है, लेकिन इसको हमें जल्दी चेंज करना चाहिए। ये जो वो आपकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं या सब कुछ स्लो डाउन है, ये बता दें। मेरी ये बड़े मसाइल फिर इंशाल्लाह चलिए ठीक है, ऑलरेडी मैं बातें कर देता हूँ, फिर आपको पता है मसला हो जाता है। वो आप मसले से निकल भी आते हैं। अभी किसी मसले में तो नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक ही चल रहे हैं, बस देखते हैं। चलिए ठीक है, फवाद साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, उसके बाद में अथॉरिटीज़ को बहुत मुतहर्रिक होना पड़ा। ये स्वॉट फोर्स, इसके ऊपर काम किया गया है। कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ज़रा देखिए तो सही और फिर जानिए मज़ीद इस बारे में सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबिल में इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए भी जो SSU की स्वाट फोर्स है वो तैयार की गई है और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर उनको जो है तैनात किया गया है। ये किस तरह से दहशतगर्दों से निपटेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, DIG ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद मेमन, उनसे मज़ीद जान लेते हैं क्या मकसद है इस टीम को तैयार करने का, कितने ये ट्रेंड हैं, क्या कुछ इनके पास होगा और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, स्वाट का जैसे आपने नाम लिया है, स्वाट से बनता है स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। तो इनका ये काम होता है कि इन केस ऑफ एनी टेररिज्म अटैक या हाई लेवल का कोई क्राइम सीन होता है या कहीं पे इंफॉर्मेशन होती है कि ख़तरे का खदशा है पब्लिक को, तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और पब्लिक को उस ख़तरे से निजात दिलाते हैं। तो स्वाट के जो कमांडोज़ हैं उनकी हर जगह से हमने ट्रेनिंग करवाई है। पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान नेवी का इसमें बड़ा हाथ है और उनके जो कमांडो यूनिट्स हैं वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वहाँ उनको ट्रेन किया गया है। इस टाइम कराची में 8 मकामात पे हमने स्वाट के यूनिट्स प्लेस किए हैं जो आजकल के इन्वायरमेंट सिक्योरिटी हैज़र्ड और थ्रेट के हवाले से। और एडिशनल IG कराची का ये इनिशिएटिव है कि अगर कहीं पे भी अटैक होता है पूरे कराची में, बजाय इसके कि SSU से यहाँ से ट्रैवल करे, ये वहाँ की जो नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ से हर एक SSP और SP के ऑफिस से कोऑर्डिनेशन में वहाँ से करीबी जगह से वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सके। बेसिक चीज़ होती है कि अगर टेररिज्म की कोई एक्टिविटी होती है या कोई अटैक का ख़तरा होता है या खदशा होता है, अगर वो वहाँ पे अटैक होता है और वहाँ से नियरेस्ट पॉइंट से अगर वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुँच जाता है तो इजीली हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं जब तक कि बाकी यूनिट्स उसकी मदद को पहुँचे और हम उस टेररिज्म के एक्ट को रोक सकें। अच्छा, ये किस तरह से किन मकामात पर तैनात किए गए हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, इनके पास क्या आलात होंगे और जिस तरह से आपने कहा थ्रेड्स हैं, तो क्या अभी भी मज़ीद मुस्तकबिल में ऐसे थ्रेड्स मौजूद हैं शहर में? ओवरऑल जो थ्रेट वार्निंग्स आ रही हैं, जैसे आपने देखा है कि ये अटैक हमने रोका टेररिज्म का, इससे पहले चाइना कौंसलेट का अटैक रोका, इस वजह से रोक सके कि हमारी तैयारी थी और वहाँ पे हमने उन लोगों को ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि ये मैसेज दिया कि जब भी आप पाकिस्तान पे मैली नज़र से देखेंगे तो हम बिल्कुल तैयारी पोजीशन में और हम आपको उसी वक्त नस्त नाबूद कर सकेंगे।
और इस चीज़ की हम इसकी एक्सटेंशन पे जाएं कि अभी ये जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं हमने सब तमाम को हाई अलर्ट रखा हुआ है, और जितनी हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है उनके करीबी मकामात या विद इन इनसाइड दिस सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमने SWAT यूनिट्स वहाँ पे प्लेस किए हैं ताकि किसी भी किस्म के हालात को मद्देनज़र रखते हुए रिएक्ट कर सकें और मुश्किल वक्त में काम आ सकें। बिल्कुल, पुलिस का ये स्पेशल यूनिट पहले से ज़्यादा जो है चौकस है और अब इसको शहर में उतार दिया गया है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो दहशतगर्दों को पहले से ज़्यादा जो है मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। गुज़श्ता रोज़ हमने एक मामला उठाया था, वो थर का मामला था। वहाँ पर एक ज़हनी मरीज़ा, उसको ज़ंजीरों से बांधा गया था। ये मामला हमने रिपोर्ट किया था और उसके बाद हमारी उम्मीद थी कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन हुआ है। इस बीमार लड़की को ज़ंजीरों से निकाल कर, ज़ंजीरों से आज़ाद करके शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया है। ये मामला हमने रिपोर्ट किया तो DIG सक्खर फ़िदा हुसैन साहब ने छाछरों की ज़हनी माजूर लड़की का अपने ख़र्च पर इलाज कराने का ऐलान किया और इस सिलसिले में उन्होंने मकामी पुलिस से तफसीलात तलब की, जिसके बाद लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। लड़की का अब इलाज भी होना है और इस हवाले से अपडेट यह है कि हैदराबाद में एक नामवर न्यूरो सर्जन है, उनसे उनका इलाज कराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हमने जब इस पर बात की थी तो हमें ज्वाइन किया था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और डायरेक्टर विमेन प्रोटेक्शन सेल मारवी अवान साहब ने। आज भी हमारे साथ वो मौजूद है। उसके साथ साथ DIG सक्खर फ़िदा हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़िदा साहब पहले आपकी तरफ हम आना चाहेंगे। कल हमने ये रिपोर्ट किया और ये बड़ा सुन के अच्छा लगे कि फ़ौरन एक्शन हुआ। थोड़ा शेयर कीजिएगा, ज़ाहिर है आपने कांटेक्ट किया लोकल पुलिस से, उसके बाद वो शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया। थोड़ा शेयर कीजिए क्या कुछ हुआ गुज़श्ता 24 घंटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये एक बच्ची है जिसकी अभी एज 32 ईयर्स है और ये 10 साल से जब इसकी उम्र थी तो ये चूँकि इसके माँ बाप बेचारे दोनों इस जहाँ से गुजर चुके, जब ये 10 साल की थी तो उसके बाद इसका जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं रहने लगा। तो ये अराउंड 22 ईयर्स तक ये इसी कैफियत में है। गुज़श्ता 5-10 सालों से तो यहाँ तक नौबत पहुँची कि इस बच्ची को उन्होंने जंजीरों से बांध दिया। वजह ये थी कि इसका अब एक ही भाई है और एक कज़न है, ये टोटल इनकी फैमिली है। तो चूंकि भाई वो मेहनत मजदूरी के लिए कहीं निकल जाता था तो बच्ची कहीं ना कहीं, चूंकि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो कहीं ना कहीं ये चली जाती थी और ये फिर उसे ढूंढते रहते थे। फिर इन्होंने इसका हल ये निकाला कि एक छोटी सी झोंपड़ी बना के और उसमें इसको जंजीरों से बांध दिया ताकि ये यहाँ वहाँ ना जा सके। तो इसकी 2 इलनेस है, एक तो ये साइकेट्रिक इलनेस है, मेंटल इलनेस जिसे हम कहते हैं, एक ये है, और दूसरा मेडिकल कंडीशंस भी इनकी हैं। तो चूंकि ये मुसलसल जंजीर से बंधी रही हुई है और उधर ही उनको खाना देना, तो यहाँ तक उसकी वो जहनी कैफियत जाके पहुँची तो इसे खाने की तमीज़ ना रही कि खाना क्या है, मिट्टी क्या है, तो वो कभी कभी मिट्टी भी खाती थी और महीनों तक कोई उसका लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। जब ये खबर पहुंची मुझ तक तो 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। एक तो ये कि फौरी तौर पे इनका इलाज करवाया जाए और दूसरा ये कि इनके लुक आफ्टर के लिए इनको शेल्टर होम शिफ्ट किया जाए। तो इलाज के लिए कराची का ऑप्शन था, हैदराबाद का ऑप्शन था और लकीली थर में ही मिठी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भरत राम, जो कि FPCS भी है, FCPS भी हैं और काफ़ी तजर्बा भी रखते हैं। अभी रिसेंटली वो 3 साल पहले आयरलैंड से आए हुए हैं। उनसे हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई है। तो विद इन 15 डेज टू 1 मंथ उन्होंने बताया है कि फर्क आ जाएगा इनकी ज़हनी कैफियत में। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ फिदा साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि इब्तिदाई 15 दिनों से 1 माह के दौरान वो ये उम्मीद है डॉक्टर को कि ये बेहतरी आने लग जाएगी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इतने अरसे, इतनी बीमार, इतनी परेशान रहने के बाद में बाकायदा फॉलोअप्स की ज़रूरत होगी। तो फिर अब मुझे 2 बातें बताइए आप कि आप किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। एक तो ये कि वो फॉलोअप्स तक जाए, बात सिर्फ महीना 15 दिन नहीं हो, उससे आगे भी हो। दूसरे ये कि अगर थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट होगा तो फिर इस बच्ची की हालत बेहतर होने के बाद में इसको शेल्टर होम से वापस उसके घर शिफ्ट किया जा सकेगा। तो आप इन दोनों मामलात को देख रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक लुकआउटर का है, आपने पूछा है, तो जब मैंने जिम्मा उठाया हुआ है तो इंशाल्लाह इसका लुकआउटर थ्रू आउट लाइफ रहेगा, और ना सिर्फ इसकी कंडीशन ठीक होने तक। फॉलो अप मैं कर रहा हूँ, उनसे राब्ते में भी हूँ और प्लस डॉक्टर साहब के राब्ते में भी हूँ। तो जो इलाज, देखें, ये एक तो ये 15 दिन महीने की ये बात नहीं कि 15 दिन महीने में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि 15 दिन महीने में ये इस काबिल होगी कि इसको जंजीर ना बांधा जाए और ये यहाँ वहाँ ना जा सके। इसके बाद एक सीरीज ऑफ इनके चेकअप्स होंगे और इनकी जो मेडिसिन है वो चेंज होती रहेगी ग्रेजुअली, जो ये ठीक होती जाएगी। तो जब ये इस मेंटल कंडीशन से निकल आएगी तो इस दौरान इनकी जो बाकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, बाकी, क्योंकि ये 32 इयर्स की है और इसको आप देखेंगे कि फिजिकली ये आपको 10-12-15 साल की एक बच्ची की तरह, इनकी प्रॉपर ग्रोथ वगैरह नहीं हुई है। उनका खाना पीना मुतासर रहा है, इंशाल्लाह ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं सकी। सर, ये ज़ाहिर है ये बड़ा अच्छा है कि आप इसको मेल न्यूट्रिशन, एग्जैक्टली, आप ज़रा खुद इसको फॉलो अप भी करेंगे और आप ज़रा इसको इस इशू को आपने टेकअप किया। लेकिन सर, ये ज़ाहिर ये सोल्यूशन तो नहीं है, एक इंडिविजुअल की कोशिश ये सोल्यूशन नहीं है ऐसे इश्यूज़ का। तो इस इशू को लेकर और ऐसे और इश्यूज़ को लेकर क्या पुलिस का महकमा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेगा टू सपोर्ट दिस? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। अगर किसी के लिए कोई अच्छाई कर सकता हूँ, भले के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए अपने जॉब के लिए। अलावा जॉब की जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो तो मेरा है ही, इसके अलावा एक कदम आगे जाके अगर मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंसानियत के नाते अगर भला कर सकता हूँ तो वो मैं उस पर फोकस करता हूँ। नहीं, तो बहुत अच्छी सोच है। मारवी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है गुज़श्ता रोज़ भी हम आपसे इस मामले पर बात कर रहे थे और जिस तरह आपने कल भी कहा कि ज़ाहिर है आप लोगों का काम ये होता है कि ऐसा कोई इशू रिपोर्ट हो तो आप इसको लिंक करते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। ज़ाहिर है फ़िदा साहब से जिस तरह कॉन्टेक्ट हुआ होगा, फिर फ़िदा साहब को मालूम हुआ, फिर सारा कुछ हुआ। फ़िदा साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि आप बिल्कुल भी अगर किसी को मदद करनी हो और उसको सपोर्ट करनी हो, आप कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी, हम सब ये जानना चाहते थे कि आप तो पूरी कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने की, आगे से आगे रहने की। कुछ और लोग भी हैं आपके आसपास कि जो आपको इस सब में सपोर्ट करते हो और आपको बिल्कुल वैसे नए सिरे से जाके उनसे बात ना करनी पड़ती हो, वो बिल्कुल क्विकली आपकी बात समझ जाएं, सुन लें और आपके जैसे वो बिल्कुल हेल्प करने के लिए सबको तैयार हो? मेरे दोस्त हैं बेचारे वॉलंटियर्स, बेरोजगार अक्सर, लेकिन जज्बा है उनके पास। तो इस तरह के जो आसपास वो केस देखते हैं, महसूस करते हैं, वो मुझे रिपोर्ट करते हैं, फिर उन्हीं के थ्रू मैं उन पे पहुंच पाता हूं। क्योंकि हर जगह तो मैं उन जो पेशेंट्स हैं, जो नीडी हैं, नहीं पहुंच पाता। तो वही जो मेरा एसेट है सबसे, वही है जो इनको। और आप हमारा एसेट है सर, चले जाएं आप, इनको ये आप हमारा एसेट हैं, आप पुलिस के महकमे का एसेट हैं। लोग हैं, दोस्त बेचारे हैं। ज़बरदस्त। सर, उस लड़की के भाई से मुताल्लिक भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें, उनके हवाले से भी कुछ सोचा? उनकी ज़ाहिर है मजबूरियाँ रहीं, दैट इज़ द रीज़न कि अपनी बहन के लिए उन्होंने झोंपड़ी बनाई और वहाँ जंजीरों से उनको बांध कर रखा। ज़ाहिर है बड़ा मजबूर शख्स था वो, भाई था लेकिन मजबूर था। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है जो है मालूम ना हो आपको किस तरीके से चीज़ें मैनेज करें तो ऐसे हो जाता है। तो उनके हवाले से भी कुछ सोचा आपने कि उनको भी कुछ सपोर्ट किया जाए? देखिए ये स्टेप वाइज चीजें चलेंगी, सब चीजें एट अ टाइम नहीं हो सकती। अभी फोकस इलाज सबसे पहले जो प्रायोरिटी है इस बच्ची का इलाज होगा। फिर थोड़ा बहुत इनका कोई जो शेल्टर है, जो घर है, उसको हम ठीक करवाएंगे। उसके भाई को चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई छोटा शॉप, कोई ढाबा, कोई कैबिन वगैरह इस तरह का करके देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े अरसे के बाद इस बच्ची की शादी भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मारवी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए। शुएब भी आपसे यही पूछ रहे थे, ये मामला आपके इल्म में आने से लेके इस बच्ची की मदद होने तक, फ़िदा साहब के दरमियान में आने तक, और फिर अब मामला आगे कैसे चलेंगे, आप हमें क्या बता सकती हैं? प्लीज़ हमारे देखने वालों को ना ये पूरा मामला बता दीजिए, सुना दीजिए।
तो समा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि थर के उस छोटे से गांव तक पहुंचकर 15 साल से जो बच्ची जंजीरों में कैद थी, आप लोग उसकी आवाज़ बने हैं। उसको जिस मसीहे की तलाश थी, हमारे साथ डीआईजी फ़िदा मस्तूई साहब मौजूद हैं, जो कि वो मसीहा बन गए। तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इस बात की कि 15 साल से जो बच्ची जंजीरों में कैद थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छी स्टेट की तरफ जा रही है। उसके अलावा जो है, जब मुझे कल ये मामले के बारे में मालूम हुआ आप लोगों के शो के ही ज़रिए, तो मैंने अथॉरिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने मालूमात करने की कोशिश की वो बच्ची कहाँ पर है, और मुझे कल ही ये मालूम हुआ कि जो है फ़िदा साहब भेज चुके हैं टीम, और उस बच्ची को अनचेंड कर दिया गया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उस बच्ची को अब एक बेहतरी की तरफ जाते हुए देखकर, क्योंकि कल जो उसकी हालत थी वो देखने के बाद एक एहसास रखने वाला इंसान कितना ज़्यादा दुखी हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि किन इदारों का ये काम है, ये आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो जी, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से जो लोग बेसहारा हैं या उनको इस तरह इलाज की ज़रूरत है या उनको इस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इन इदारों को इसमें एक्टिवली रोल प्ले करने की ज़रूरत है। एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब सवाल उनसे होता है वो कहते हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है रखने के लिए। और उसके अलावा जब हम किसी एनजीओ से बात करते हैं तो फिर एनजीओज हमें इस तरह से समझाती हैं मामले को, मारवी साहिबा, कि देखिए इनको ये प्रॉब्लम है, जितना हम समझ पाए इनको पर मंथ इतने पैसे इलाज के लिए चाहिए होंगे, इतने शेल्टर के लिए चाहिए होंगे, हमें इतना इनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, या फिर ये इनकी फैमिली को इतना सपोर्ट। और जब मुझे अफसोस होता है कभी कभी, और जब मैं किसी रेलिवेंट शख्स से बात करूँ तो नॉर्मली ये होता है कि वो मनसब पर हैं, लेकिन उनके सामने उनके फिंगर टिप्स के ऊपर ये हिसाब किताब नहीं है जो एनजीओस के है। मारवी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और इसीलिए जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, एनजीओज अपना हिस्सा डालती हैं। फ़िदा हुसैन मस्तूई जैसे जो इंडिविजुअल हैं, जो लोगों का एहसास रखते हैं, वो आगे बढ़ के बच्चियों की, और सिर्फ ये एक केस नहीं है, सर फ़िदा के बहुत सारे और भी इस तरह से लोग हैं जिनको वो सहारा दे रहे हैं, उनका लोग इसीलिए तो उन पर फ़िदा हैं से बिल्कुल अपने तौर पे। तो अब हमें वाकई इस मामले के बारे में बार बार बात करनी चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का, वो बच्ची औरत है तो उसमें वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या किया। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, और अगर अब भी उस बच्ची की आवाज़ नहीं आप लोग बनते तो शायद कुछ चंद साल और गुजर जाते और वो बच्ची ऐसी ही परेशान रहती। फ़िदा साहब, एक बात और बता दीजिएगा, ये ना बहुत आसान है किसी के लिए भी कह देना कि वो तो फिल्मों जैसी बात है, ये पुलिस की मोबाइल का सायरन या पुलिस का आना तो वारदात के बाद होता है, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो बिल्कुल टाइमली पहुंच जाते हैं। हाँ जी, मेरा तो सारा काम ही हमारा पुलिस के साथ है, और सिंध पुलिस मारवी साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा। जी फ़िदा साहब प्लीज। मैं अगेन फिर दोबारा मैं उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दूंगा, जिस इदारे का जिसका भी जो काम करना है, जो उसे करना चाहिए, वो तो चलें करते रहेंगे। हम ये देखें कि हम अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। हम ये खुद सोचें कि क्या मैं अपने मोहल्ले के किसी 2-4 मिस्कीन गरीब प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों को ट्यूशन दे सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, करना चाहिए। मैं किसी को और कुछ ना करूं, चले अगर पैसा खर्च नहीं करता तो किसी को हॉस्पिटल तक ले जा सकता हूं, मुझे करना चाहिए। सीखने लायक बात है। मैं किसी को अच्छा मशवरा दे सकता हूं, मुझे देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंसान को खुद को अगर वो थोड़ा दिल रखता हो तो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी भलाई कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अगर थोड़े 4 पैसे किसी के इलाज के लिए खर्चा कर सकता हूँ, करना चाहिए। डीआईजी सक्खर फ़िदा हुसैन, बहुत शुक्रिया सर,
सलाम है, आप बिल्कुल टाइमली जाते हैं और लोगों को बड़े दिल के साथ में हेल्प करते हैं। हमारा साथ इस सिलसिले में दे रही थी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, डायरेक्टर विमेन प्रोटेक्शन सेल है मारवी आवान। बहुत शुक्रिया, इस अहम मामले के ऊपर आप दोनों हमारे साथ थे और ऐसा नहीं है कि ये खबर बस यहीं रुक जाएगी। जैसे जैसे इस मासूम बच्ची की सेहत का सफ़र आगे बढ़ेगा, नया दिन आपको अपडेट रखेगा, समा आपको अपडेट रखेगा। क्यों किया? लाहौर में मालिकान की संगदिली देखिए। ये इल्ज़ाम लगाया छोटी सी बच्ची पर जिसको वो बतौर घरेलू मुलाजिमा लेकर आए थे। बुरी तरह से पीटते रहे, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासिरा बच्ची को अब बाजियाब कराया है। इतना अफसोसनाक और हिला देने वाला वाक़या है ये, और ये किस कदर संगदिली का रवैया है। मैं चाहती हूँ पहले इसके ऊपर जहांगीर खान की रिपोर्ट देखें। घर का मालिक इंसानियत भूल गया। चोरी का इल्जाम लगाकर 8 साला मुलाजमा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मारपीट से जीना भरा तो गर्म बर्तन से मासूम का जिस्म दाग दिया। क्या लगाया? दोनों चोरी लगाई है और ये हाथ यूं सूजा हुआ है और दूसरा हाथ देखो उधर क्या हुआ है और ये जो क्या किया? तशद्दुद का वाकया बाबडा टाउन में पेश आया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर शहरी ने हेल्पलाइन पर इतला दी, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने मुतासरा बच्ची को बाजियाब कराया। सना अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गई है, हमारे पास महफूज है। इसके केस में पुलिस के साथ मिलकर हम FIR भी करवाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्ची के वालिदैन से राब्ता कर लिया गया है। उन्हें मुकम्मल तिब्बी और कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। जब उस बच्ची के विजुअल्स आप देखें, वो छोटी सी मासूम बच्ची, उसके हाथ सूजे में, 8 साल उम्र ही क्या होती है, क्या वो काम करने की उम्र भी होती है? इंतहाई दुख से हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची की हालत देखकर ना मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मासूम सी बच्ची है, बच्चों पर जुल्म है, वो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि पहली खबर नहीं है। तरह से मारा पीटा है, उसके हाथ सूजे गरम पैन लगाया और उसके बाल काटे हुए इन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह। कौन लोग हैं ये? इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर सारा अहमद साहबा ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सारा साहिबा, हमने ये रिपोर्ट की और हम ज़ाहिर है इस पर कई अरसे से बात भी करते आ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के तदारुक इसके लिए काम हो रहा है। ज़ाहिर है वी हैव लॉज, लेजिस्लेशन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। इसी पर हम बात करते आए। क्या वजह है? केसेस रुक नहीं रहे। क्या वजह है? केस रिपोर्ट होता है, एक्शन भी होता है, लोग बहुत इस पर बात भी करते हैं। चंद रोज गुजरते हैं, एक नया वाकया सामने आ जाता है। जी, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक केसेस आ रहे हैं। जैसे कल भी एक रिपोर्ट हुआ वाकया जब एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, जो कि 8 साल की थी। इन केसेस की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम के अंदर आगाही और शऊर नहीं है और तालीम जो है उसका फुकदान है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता। इसीलिए वो इस तरह के जो है वो एक्ट करते हैं और इस तरह का उनका बिहेवियर जो है वो पाया जाता है। ये एक माइंडसेट है जो लोगों का बचपन से है और वो इसको बदलने में भी जो है वो वक्त लगेगा। अच्छा, मुझे बिलाल साहब से भी बात करनी है, लेकिन ज़रा जल्दी से आप ये बता दीजिए कि जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, आपके सामने आते हैं, तो फिर मुतासरा जो बच्ची होती है, बच्चे होते हैं, उनको आप लोग किस तरह से महफूज करते हैं? इस बच्ची के बारे में भी बता दें। जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हमारी एक हेल्पलाइन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की है, विच इज़ 1121। उस पर हमें केस रिपोर्ट होता है, जैसा कि ये कल वाला केस भी हुआ है। इसके बाद हमारी टीम जाती है और वो बच्ची को अपनी तहवील में ले लेते हैं, उसको रेस्क्यू किया जाता है। उसको लेके अगर उसके ऊपर उस पर ज़्यादा इंजरीज हो कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो तो उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है, वरना उसको अपने पास ब्यूरो में ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पर गैर महफूज है। उसको हम ब्यूरो में ले आते हैं, अपने पास ही रखते हैं जब तक उसके वालिदैन नहीं आते उसको लेने के लिए, और वो भी हम देखते हैं कि उसको वापस देना चाहिए है या नहीं। हमारा कोर्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट जो है वो ये फैसला करता है। इसके बाद हम पुलिस के साथ मिलके उन सेक्शंस के मुताबिक जो हमारे कानून में मौजूद है इस पर कार्रवाई करवाते हैं। यही आपने कहा ना, उन सेक्शंस के तहत कार्रवाई, इस पर भी थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा आवाम को ज़रा समझने के लिए कि जो ऐसे काम में मुलव्वस होता है, यानी ऐसे छोटे बच्चों को काम पर रखना, फिर तशद्दुद करना, कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, कार्रवाई क्या होती है?
जी, हमारा एक PDNC एक्ट है और इसके अलावा PPC में बेशुमार ऐसे कवानीन मौजूद हैं और सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली चाइल्ड टॉर्चर, चाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस के जो है वो के लिए बने हुए हैं। उनके मुताबिक इन पर FIR में वो सेक्शन लगा जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो मॉनिटर भी करता है कि ये जो है केस आगे चल रहा है या नहीं, और आगे वी मेक श्योर कि जो मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। तो हमारे पास इसके कवानीन मौजूद हैं। ठीक है, प्लीज़ साथ ही रहिएगा। मैं बिलाल कुतुब साहब से भी सवाल करना चाह रही थी इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा बिलाल भाई, एक तरफ तो ये बड़ा मुस्बत पहलू है कि जो हेल्पलाइन है 1121 उस पर एक शहरी कॉल करे और कॉल करके शिकायत करे कि मैंने एक बच्ची का रोना धोना सुना है, उसकी चीखें सुनी है, प्लीज़ आए बच्ची को अपने साथ ले जाएं। दूसरी तरफ ये कि ये तो गुस्से में मारा पीटा है। अगर वैसे देखा जाए तो बच्ची के कपड़े देखिए, इतनी छोटी बच्ची को मुलाजिम रखा है, बच्ची के कपड़े देखिए, उसके बाल कटवाए हैं, ये सोचकर कटवाए जाते हैं कि जी मेरे बच्चों के सर में जुए ना आ जाएं, ये इसका सर रोज कौन धुलाएगा। ये आम दिनों में उस छोटी सी बच्ची के साथ में इन लोगों का रवैया रहा, ऐसा बाकायदा महसूस हो रहा है इन विजुअल्स को देखकर। एक छोटे बच्चे को अपने कामों के लिए बुला के रख लेना, पैसे देकर उसको खरीद लेना और इस हद तक उसको ओन कर लेना, ऐसे उसको बिल्कुल अपना कोई प्रोडक्ट समझ लेना कि हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल कहीं जवाब नहीं देना। दुनिया की अदालत छोड़िए, अल्लाह की अदालत का खौफ नहीं है। बिलाल भाई, कितनी तशवीशनाक सिचुएशन है ये? आपकी बात में सबसे जो खूबसूरत जुमला मुझे वो लगा कि हमें किसी को जवाब नहीं देना। यकीन कीजिए यही वो वजह है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दौरे जहलियत में जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को दफन करते थे, जुल्म और उनके ऊपर भरभरियत वो तब भी नहीं करते थे। इसलिए इन चीजों का ताल्लुक जो है वो तालीम से, क्वालिटी से नहीं हो सकता, ये कुछ ज़हनी कैफियत है। लेकिन यहाँ पे गौर फरमाइए, आपने आपके सवाल में खुद भी जवाब था, यहाँ पे लाहौर में सियासतदान पकड़े गए जो बच्चियों पे डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यहाँ पे जज साहिबान पकड़े गए जो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यहाँ पे वो खवातीन पकड़ी गई जो डिक्की में लाश रख के पिज्जा खाने के लिए चली गई और नाले में लाश। किसी को क्या सजा हुई, इसका जवाब है नहीं। जुल्म करना जस्टिफाई हो नहीं सकता, लेकिन हालत जंग में भी नहीं हो सकता। लेकिन जब जुल्म करना नॉर्मल बन जाए माशरे में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा बदनामी की बात से ज्यादा शायद नदामत की बात है कि हमारे अदारे सजाएं देने में पूरे तरीके से नाकाम रहे हैं, लेकिन फलसफा बिखेरने में वो इंतहाई कामयाब। बिलाल भाई, आपने सजा वायलेंस को प्लीज आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत बहुत है और मेरे कप्तान ने रिस्क ले लिया कोविड-19 का, लेकिन लॉकडाउन खोल दिया। आपको इसको इंडस्ट्री बनाकर रिकग्नाइज करके इसके कवानीन को सिर्फ बनाना नहीं है, उसके ऊपर सजा देना भी आप ही का फर्ज है। एक सजा बताइए कि किसी को हुई हो, आज तक सजा नहीं हुई, और ये लोग इसलिए सजा नहीं पाते क्योंकि गरीब लोग पैसे लेके वो तस्वीर कर ले। यही बात बिलाल भाई आपने कहा ना, सजा नहीं होती, सजा नहीं हुई। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि लॉज तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि लॉज में लूप होल्स हैं। ये जो प्रेशराइज किया जाता है ऐसे वालिदैन को, ऐसी फैमिलीज को, और फिर सुलह हो जाती है, ये वजह बनती है कि सजा नहीं होती। देखिए, इससे हल इसका बड़ा सीधा सा है कि हुकूमत खुद इसकी मुद्दई बने। बिल्कुल, रियासत मुद्दई बने। जो कवानीन है वो तो जना के खिलाफ है। क्या जना की क्या सजाएं होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। हमारे कमाल बात है कि झूठ बोलने और फलसफे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहा। यकीन कीजिए, ना सियासतदान के पास, ना रियासत के पास, ना अदारों के पास। आज हम बैठ के अगर 2 साल की 4 साल की बच्ची के ऊपर मुझे शायद कोई लफ्ज बताइए जो आप इसके ऊपर कह सकते हैं कि आपको कितनी शर्मिंदगी होगी कि आप इस माशरे का हिस्सा है जहाँ पे इस मासूम के ऊपर जुल्म करने वाला एक नौजवान मर्द और औरत जो है वो किसी का हिस्सा है जिसका मैं हिस्सा हूँ। और ज्यादातर केसेस में बिलाल भाई यही देखा गया कि उनके अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मतलब हमारे घर में छोटा बच्चा हो, वो बहन का बेटा हो, भाई का बच्चा हो, इन बच्चों को देखकर आप मोहल्ले के किसी बच्चे को देखकर उसके ऊपर नहीं तड़प उठते। तो जो साहिब औलाद है बिलाल भाई, उनका दिल नर्म नहीं है, उनको छोटी बच्ची के, मासूम बच्ची के छोटे छोटे हाथ दिखाई नहीं दिए। आपकी बात जो है ना, ये इतनी नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है कि आपको अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चे अपने बच्चे लगने चाहिए, लेकिन उसका ताल्लुक है नॉर्मेलिटी से और ओनरशिप से। जिस माशरे में रिलेशनशिप का ओनरशिप ना हो, वहाँ बच्चों से मोहब्बत कहाँ हो सकती है?
बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, क्या ये मुमकिन है कि आप 2-4 मिनट और हमारे साथ हो? मेरे पास मैं इस मौजू पर एक आधा सवाल जो है ना और करना चाहती हूँ सारा साहिबा से, लेकिन मैं चाहती थी अगली खबर पर मैं आपका कमेंट ले लूँ। अभी ले लूँ या आगे चलकर 1-1.5 मिनट में? पॉसिबल है? अभी आप बात कर लें उसके ऊपर। बिलाल भाई देखिए, मैं इस मौजू से हटना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जो अगली खबर है ना वो घरेलू मुलाजमाओं से ही मुताल्लिक है। मैं आपका कमेंट चाह रही हूँ इसके ऊपर कि जब हम एक खातून को घर पर बुलाते हैं काम देने के लिए, मैं उससे अपना वॉशरूम धुलवा रही हूँ, झाड़ू पोछा करवा रही हूँ, मैं उसको बाकायदा ये एहसास दिला रही हूँ कि वॉशरूम मेरा है, धोगी तुम। लेकिन मैं ये नहीं करती कि मैं उससे खाना पकवा लूँ और वॉशरूम में अपना खुद ले लूँ, खुद धो लूँ। तो ये तो एक्सट्रीम मामला है कि हमने एक बच्ची को रखा और उसके ऊपर जुल्म किया। लेकिन ये किस तरह का मामला है कि मुझे अपने घर का काम, एक ऐसा काम उस खातून से नहीं कराना जो उसको करने में कोई आर नहीं हो, उसको बोरियत नहीं हो, वो मेरे लिए वाकई हेल्प बन जाए। हम कहते हैं डोमेस्टिक हेल्प है। मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही थी। मैं आपकी बात पे नदामत के आंसू के आपको और कुछ पेश नहीं कर सकता, लेकिन हदीयत 2 बातें पेश करता हूँ। जब ये जुल्म की हम इस तरह की कहानियां सुना रहे होते हैं माशरे में, चाहे वो सबर के तौर पे के तौर पे, तो हम मसाइल लेंगे रसूल ने औरत की कितनी खातर की सैयदा फातिमा के साथ क्या किया, हसन हुसैन को से बिठाया। हम इतनी ज्यादा मुनाफिक कौम बन चुके हैं माफी के साथ कि हम वाकयात सुनाते हैं नबियों, पैगंबरों और इमामों के, और काम करते हैं जो आज इस दुनिया में गैर मुसलमान यहूदी ईसाई भी नहीं रहा। हम इतने ज्यादा बेईमान हो चुके हैं कि अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाथरूम आपकी प्राइवेट जोन है, आप बाथरूम में किसी को बाहर से नहीं जाने देंगे, लेकिन साफ करने के लिए आप इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वही फरौन बैठा हुआ है जो अपने गुलामों से अपने जाती काम करवाता है। जब तक आपके अंदर एक इंसान जिंदा नहीं होगा, आप अपने खाने इसी तरह दिलवाते रहेंगे। बिलाल भाई थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप इस सिलसिले में आपने बात ही ख़त्म कर दी ना इस सारे के सारे मामले के ऊपर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सारा साहिबा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए आप, इससे पहले कि हम इस मौजू से बाहर आएँ, मामलात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जिन वालिदैन ने अपनी बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को दूसरों के घरों पर अपनी मजबूरी को देखते हुए, अपनी गुर्बत को देखते हुए सही, लेकिन पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया है, 3 महीने अगले मिलवा नहीं रहे बच्ची को, और ये सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ एक्शन होगा, खास तौर पर अगर हम इसी मामले की बात कर ले तो? बिल्कुल, ऐसे जो वालिदैन हैं जो बच्चों से चाइल्ड बेगरी करवाते हैं या इस तरह के जो है उनको प्रोफेशंस में डालते हैं जहाँ वो गैर महफूज हों, उनके खिलाफ भी पुलिस के पास कानूनी हक है कार्रवाई करने का। हम उन पे वो FIR करवा देते हैं उस रेलेवेंट सेक्शन के मुताबिक, और बाद में फिर पुलिस उन पर आगे कार्रवाई करती है। और ये चीज़ बड़ी इसलिए रही है क्योंकि सबसे पहले माँ बाप वालिदैन अपने बच्चों को इस तरह काम पे रखवा देते हैं बगैर चेक किए। वैसे भी बिलो 18 जो भी अगर बच्चा काम करता है, इट्स रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू पंजाब चाइल्ड डोमेस्टिक एक्ट जो रिसेंटली आया लास्ट ईयर, उसके मुताबिक जो है कोई भी 15 साल से बिलो बच्चे को मुलाजमत पे रखना एक जुर्म है। लोगों को इसकी आगाही नहीं है, लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप 15 साल से कम उम्र बच्चे को एक नौकरी पर नहीं रख सकते, उससे मुलाजमत नहीं करवा सकते। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि हम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ थी, इस अहम मौजू के ऊपर बात कर रही थी। खबर आपको देंगे सिंध से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर्स बनने वाले 18 अफराद SPSC यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल हो गए। क्योंकि अदालती हुक्म था कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान हुआ, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हुकाम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तमाम उम्मीदवारों के फेल होने से मुतालिक आगाह कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि इन अफराद की तकर्री कैसे हुई, कौन है इसके पीछे, ये एक अहम सवाल है, इसी पर बात करेंगे। पूरे सिस्टम पर सवाल है, पूरे सिस्टम पर सवाल है, और ये सिंध के सिस्टम पर सवाल है, क्योंकि ये सिंध में हुआ है। तो क्या कर रहे हैं बात कर लेते हैं इस पर। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि आखिर ये मामला इस तरफ को पहुंचा क्यों। सर थोड़ा बताइएगा प्लीज, इसके बैकग्राउंड पर नजर डालिए, रोशनी डालिएगा कि बगैर इम्तिहान पास किए असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर वो आयज़ार है, ग्रेड 18 पर उनकी तकर्री हुई, किसके कहने पर हुई? क्योंकि फिर अदालती हुक्म आया टेस्ट होंगे, टेस्ट हुए, फेल हो गए। सर यानी उससे पहले हुकूमत ने नहीं सोचा कि ये नाअहल लोग हैं?
मैं इसमें जी वजाहत कर दूं आपकी कि कोई भी शख्स बग़ैर इम्तिहान के असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकता। या तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जिसको पहले कहते थे, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है सर्विसेज वो होती है, या PCS होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस होती है, या फिर एक नॉमिनेशन होता था जो कि मतलब मुख्तलिफ जो अहदों पे सालों से काम करते थे उनको चीफ मिनिस्टर देते थे, जो कि अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन तीनों जो है अपना ट्रेनिंग भी करते हैं, और उनको जो मैंने पहले बताए DMG या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और PCS, वो दोनों इम्तिहान देकर आते हैं। ये जो एक इम्तिहान अभी जिसकी खबर आप लोगों ने मतलब मुझसे पूछी है, वो एक रेवेन्यू क्वालिफाइंग असिस्टेंट कलेक्टर 1 एंड पार्ट 2 दो इम्तिहान होते हैं उनके, जो कि उनको देने पड़ते हैं, और उसके बाद वो प्रमोशन के लायक हो जाते हैं अगले ग्रेड में। तो ये जो इम्तिहान जिसमें ये फ़ेल हुए हैं वो उसी इम्तिहान की बात की जा रही है जो कि इनकी प्रमोशन का है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो या फेडरल सर्विस हो, CSS जिसको जो इम्तिहान देकर जो आते हैं, वो बग़ैर इम्तिहान के हो नहीं सकते। और जो नॉमिनेशन का तरीक़ाकार था वो तरीक़ाकार अब ख़त्म हो गया है, उसको मतलब अब एक्सरसाइज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, नहीं ये तो आपने क्लियर किया कि जो भी असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत ही आएगा। लेकिन जिस इम्तिहान की आपने बात की कि उस इम्तिहान में वो फेल हो गए, दो एग्जाम्स थे सर ये भी सवालिया निशान तो है। सवालिया निशान तो क्योंकि तकर्री पहले हो गई थी, वो उस ग्रेड पर काम कर रहे थे, फिर एग्जाम हुआ था, वो भी अदालत के कहने पर हुआ था। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अहल नहीं थे वो उस ओहदे के। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जी इनको असल में तो इम्तिहान पास कर देना चाहिए था। मतलब काफ़ी अरसे से ये लोग काम करते होते हैं और उसके बाद फिर इम्तिहान में बैठते हैं तो उनको तजुर्बा भी होता है और थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन ये फ़ेल होते रहते हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल इम्तिहान सारे होता फेल है। हुए सर। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेती है और उसके बाद फिर इनको चांसेस होते हैं, अटैम्प्ट से मज़ीद भी दे सकते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि इम्तिहान दिया जाता है और उसमें वो फेल हो जाते हैं लेकिन दोबारा दिया जाता है। इससे इनके प्रमोशन पे उस वक्त तक इनका नहीं हो सकता जब तक ये इम्तिहान पास न करें। सो इनके प्रमोशंस लाजमी तौर पे टाइट होते हैं और फिर ये एक नहीं तो सेकंड चांस में अटैम्प्ट में ये पास हो जाते हैं। और अब पहले किसी ज़माने में इसमें एग्जेम्पशंस मिलती थी जो कि हुकूमत देती थी, लेकिन वो अब वो ख़त्म कर दिया गया। वो सेक्शन 13 था अपना एग्जीक्यूटिव जो सर्विस के रूल एक्ट के तहत, वो अब डिलीट कर दिया गया है। तो अब इस इम्तिहान के बगैर इनका प्रमोशन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको 1 साल में या 2 सालों में ये इम्तिहान पास करना होता है। ठीक, पहले एग्जाम्पशंस नहीं, अब वो एग्जाम्पशंस भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।